हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ये पूरा सीरीज चल रहा है यूजीसी नेट के सिलेबस को समझने का। आज हम लोग 5 यूनिट हम लोग कर चुके हैं, 5 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है और ये हमारा छठा यूनिट है और छठा वीडियो भी है। इसी में हम लोग समझेंगे कि इंग्लिश इन इंडिया, भारत में इंग्लिश का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री को डिटेल समझना है, एवोल्यूशन समझना है और उसका भविष्य क्या है ये समझना। वैसे तो ये हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं उसको हम लोग को समझना होगा। या फिर ये ना यूनिट वैसे तो ये यूजीसी वाले क्लियर नहीं करते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, लेकिन आपको बेसिकली बहुत सारे ट्रांसलेशन पढ़ने होंगे और दूसरा हम लोग को पढ़ना है जो इंडियन राइटर्स हैं, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश भाषा में बहुत सारे राइटर लिख रहे हैं। अभी तो रिसेंट एज में इंग्लिश का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ, तो उन सभी लिटरेचर को भी हम लोग को समझना है। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इसको हम लोग कहेंगे IEL, एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया, भाषा का डेवलपमेंट, इंग्लिश भाषा कैसे कैसे डेवलप की, कैसे अडॉप्ट किए हम लोग इंग्लिश को, वो सीखेंगे। और दूसरा लिटरेचर के बारे में सीखेंगे, कैसे इंग्लिश की पोइट्री लिखी गई, कौन से इनिशियल स्टेज के पोएट्स रहे, फिर राइटर रहे, नोवेलिस्ट रहे, ड्रामेटिस्ट रहे, और धीरे धीरे इंग्लिश को वो डेवलप किए या इंग्लिश में लिखना शुरू किए, जिससे इंग्लिश का प्रचलन बढ़ा। न्यूज़पेपर आ गया, अभी जर्नल भी आ गया और बहुत सारा चीज़ हुआ, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने में उसका बेसिक यूज़ होने लगा। तो कैसे हुआ और कैसे कैसे ये सभी डेवलपमेंट होते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, इंग्लिश इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1612 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से भारत आई। ये कंपनी थी, ब्रिटेन देश बाद में आया और उसके बाद वो यहाँ पर जैसे ही वो आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, मान लो हम इंडियन हैं और हमको ले जा करके फ्रांस में रख दिया गया, तो हम फ्रांस के कुछ न कुछ शब्दों को जान जाएंगे ना, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने लगेंगे धीरे धीरे, डेली सभी वही बोल रहे हैं। उसी तरह यहाँ भी हुआ। अच्छा, दोनों चीज़ होगा। मान लो कोई दो ग्रुप मिल रहा है, जिसमें 5 लोग हैं जो हिंदी बोलने वाले हैं, 5 लोग हैं जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं। अब दोनों का इंटरमिक्सिंग होगा ना, तो दोनों लैंग्वेज को एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे पर इम्पैक्ट होगा और हम लोग जो जिसका पावर ज़्यादा होगा, मान लो पावर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बड़ा बेजोड़ है। पावर का कॉन्सेप्ट, अगर वो व्यक्ति ज़्यादा पैसा वाला है, ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा नॉलेज वाला है, तो उसका लैंग्वेज हम लोग ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे। और इसी तरह हुआ, हम लोग कॉलोनाइज थे, तो जो कॉलोनाइजर थे, ब्रिटिशर्स थे, उनके लैंग्वेज को हम लोग अडॉप्ट करते गए। उसके ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो चला 1858 से लेकर के 1947 तक, डायरेक्ट ब्रिटेन का रूल। उसके बाद इंग्लिश बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1835 और 1835 में उसके पहले ना हम लोग पर्सियन लैंग्वेज, अरबी भाषा यूज़ करते थे, अरबी या फारसी यूज़ करते थे, और उसको रिप्लेस करके कौन सी भाषा आ गई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज? अंग्रेजी आ गई। पर्सियन और इसको रिप्लेस किया था संस्कृत, संस्कृत और हिंदी की भाषा थी, हिंदी या संस्कृत थी ना, उसको रिप्लेस करके पर्सियन आ गई थी, तो वो हम लोग अरबी आ गया था, अरबी को रिप्लेस करके फिर अंग्रेजी आ गया। और इसके बाद हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश रिमेन ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद जब हम लोग की आज़ादी हुई तब भी हम लोग इंग्लिश को उतना इंपॉर्टेंस दिए आज़ादी के पहले जो देते थे, क्योंकि उस लैंग्वेज को हम लोग को सीखने में, अब है क्या ना, इंग्लिश ना ऐसी भाषा है जो आपको सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं आएगी, बल्कि वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। हिंदी आप बोल रहे हैं ना, हिंदी आप खूब अच्छी जानो, लेकिन जब आपको इंटरनेशनली किसी लोगों से बात करना होगा, ट्रेड करना होगा, अपने टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, इसीलिए इंग्लिश इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस हम लोग आज़ादी के बाद समझे और हम लोग जो है इंग्लिश को कंटिन्यू ही किए, छोड़े नहीं इंग्लिश को। अब ये डेवलपमेंट का फेज़ हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश डेवलप हुआ। पहले अर्ली पीरियड है जो 1830 से लेकर के 1910 तक है, इंडो एंग्लियन लिटरेचर। इसमें एंजेलिकल लिटरेचर का मतलब वो लोग हैं जो अंग्रेज हैं और इंडियन कल्चर और इंडियन चीज़ों के बारे में लिखते हैं। एंडो एंजेलिकल का मतलब हो गया इंग्लिश और इंडिया का दोनों का मिक्स किया हुआ वर्जन। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं ना जो ब्रिटेन से यहाँ आए, यहाँ के कॉलोनीज़ को देख करके यहाँ के लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हुए और यहाँ के लिटरेचर को लिख रहे थे। तो ये हो गया। दूसरा नेशनलिस्ट
पीरियड, नेशनलिस्ट पीरियड में जहाँ पेट्रोटिज्म की बात थी, भारत की आज़ादी की बात थी, और उससे जुड़े हुए एसोसिएटेड जो भी रहेंगे, जो भारत से या भारत से जुड़ा हुआ जो देशभक्ति वाला चीज़ था, वो हमारा नेशनलिस्ट हो गया। राष्ट्रवाद की भावना से लिखा गया पोइट्री, लिखा गया लिटरेचर हमारा नेशनलिस्ट पीरियड कहलाता है, जो है 1910 से 1947। आज़ादी हो गया, उसके बाद राष्ट्रवाद का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है, उसके बाद कम गया, धीरे धीरे लोग जो है भूलते चले जा रहे हैं आज़ादी के बारे में। और ये राइटर्स कौन कौन से हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, श्री अरबिंदो, इसके अलावा भी दो तीन माइनर राइटर में दूसरे चीज़ भी लिखते थे लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनलिस्ट पोएम ही लिखते थे, सिर्फ पेट्रोटिक चीज़ ही लिखते थे, बल्कि दूसरे पोएम्स भी आपको मिलेंगे। नेचर के बारे में आपको मिलेगा, आपको पर्सनल फीलिंग्स के बारे में मिलेगा, इमोशंस के बारे में मिलेगा, लेकिन ज़्यादा प्रिवलेंट था इस एज में नेशनलिस्ट। नेक्स्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। अच्छा, इस एज में ना पार्टीशन पर लिखे गए हैं, आज़ादी के बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे थे उनके बारे में लिखा गया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एज है, तीन बड़े राइटर इंडिया के, तीन चार जो बड़े राइटर हैं वो इसी समय मिलेंगे। आर के नारायण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर इन इंडियन इंग्लिश, भारत के सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर। हर शिफ्ट में, हर नेट के एग्ज़ाम में आर के नारायण से कुछ न कुछ क्वेश्चन तो आया ही आया है। आप उनका स्वामी एंड ब्रदर्स पढ़ो, आप उनका स्कॉलर ऑफ आर्ट पढ़ो, उसके बाद एक इंग्लिश टीचर हैं वो पढ़ो। इसके अलावा बहुत सारे और शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं, उससे भी क्वेश्चन। मुल्कराज आनंद के भी बहुत अच्छे अच्छे वर्क हैं, उनको हम लोग को पढ़ना। एक और राजा राव हैं, उनके भी वर्क इंपॉर्टेंट हैं। नजीम इस्किल की पोइट्री इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुरुदत्त हैं, कमला दास हैं, तो बहुत सारे राइटर और मिलेंगे। उसके बाद अभी के राइटर, कंटेम्प्रेरी राइटर्स 1980 के बाद अभी के राइटर कौन से हैं? सलमान रुश्दी है, अरुंधति राय है। इसके बाद गायत्री चक्रवर्ती स्पैबिक है, वो भी ट्रांसलेशन लिखती थी, बहुत सारा चीज़ को ट्रांसलेट की हैं। और अभी बहुत सारे राइटर नए नए डेवलप होते हैं। अनीता देसाई हैं, आपका खुशवंत सिंह थे, ये भी बहुत अच्छे राइटर थे, इंग्लिश में बहुत कुछ उनका भी पढ़ा जाना है, लिखा गया है। तो इन सभी राइटर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे राइटर्स हो गए और उसके पीरियड हो गए। उसके बाद ये की फीचर्स है, इंडियन इंग्लिश के की फीचर्स क्या क्या हैं? ब्लेंड ऑफ इंडियन कल्चर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, भारतीय सभ्यता और भाषा क्या हो गई? अंग्रेजी, जो हम लोग यूज़ करते थे। अभी भी आप देखो ना, अंग्रेजों के पास ना पगड़ी नहीं है, टर्बन बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। तो इंग्लिश लैंग्वेज तो आ गई, टर्बन आ गया, लेकिन हम लोग ना हैट पहनना नहीं शुरू किया। हैट हम लोग का नहीं आया, बल्कि हम लोग टर्बन ही पहन रहे हैं, पगड़ी ही लगाते हैं। इवन देखो, सिर्फ पंजाबी ही नहीं पगड़ी पहनते हैं, ये राजस्थान के लोग भी जो पहनते हैं उसको भी हम लोग टर्बन ही कहते हैं। तो कहने का सेंस ये है ना कि लैंग्वेज इंग्लिश हुई और बात अपनी हुई, भाषा दूसरे की, लेकिन बताई जा रही थी अपना ही कल्चर। तो इसको हम लोग ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर विथ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी, इससे क्या हुआ? इंडियन का अपना आइडेंटिटी एक्सप्लोर हुआ, अपना हिस्ट्री एक्सप्लोर किए हम लोग, सोसाइटी को डेवलप किए। इस सोसाइटी में भी एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, जान पहचान, इंटरचेंज, और धीरे धीरे हम लोग का भी एक पहचान बनने लगा। इंटरनेशनली ना आप वहाँ की लैंग्वेज ही नहीं जानते हैं, तो आप उसको कैसे काउंटर करेंगे? वो सारी चीज़ें सीख रहा था लोग, या भारत में वो डेवलपमेंट हो रहा था। भारत का यूथ ना बड़ा बेहतरीन यूथ है भाई इंडिया का। वो सभी ना तुरंत अडॉप्ट किए। इंटरनेशनली अगर इंग्लिश ज़रूरत है तो सभी सीख रहे थे। अब देखो, यही है ना, यही रीज़न है कि चाइनीज़ लोग ना इंग्लिश नहीं सीखे, वो अपने भाषा को बहुत इंपॉर्टेंस दिए, जिसके कारण वो एक, क्या कर सकते हैं, वो एक कर्टन, एक पर्दे के अंदर रह गए, एक वॉल के अंदर ही रहे, अपने बबल से बाहर नहीं निकले। लेकिन इंडियन बाहर निकले। इंडियन के लोग तो इतने माहिर होते हैं, वो आप इंग्लिश छोड़ दो, उनको जर्मन सिखाओ, जर्मन भी सीख जाएंगे, फ्रेंच सिखाओ, फ्रेंच भी सीख जाएंगे। इनसे क्या हुआ? लैंग्वेज डेवलप हो रहा था, और हम लोग सोसाइटी में धीरे धीरे अपना एक पहचान बना भी रहे थे इंडियन लोगों की। एक्सपेरिमेंटेशन विथ लैंग्वेज एंड फॉर्म्स, और हम लोग थोड़ा थोड़ा, जैसे देखो हमारा मदर टंग है ना, तो मदर टंग में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। हिंदी के राइटर जैसे चाहे वैसे ग्रामर का यूज़ करते हैं, वो ग्रामर में नहीं लिखेंगे, वो शब्दों को अभ्रंशित करके भी उच्चारित करेंगे या लिख देंगे ना, तब भी वो पॉपुलर होंगे। लेकिन इंग्लिश के साथ हम लोग वैसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्वायर किया, हमारी लैंग्वेज नहीं, दूसरे की लैंग्वेज है, उसको हम अपने एक्वायर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो
अब धीरे धीरे उसमें हम लोग इतना कमांड हो रहा है, धीरे धीरे बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आ रहे हैं जो डेप्थ नॉलेज रख रहे हैं लिटरेचर पर या उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लिटरेचर डेवलप हो रहा था। ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू हुआ था, वो भी अपना लैंग्वेज के जैसा यूज़ कर, मदर टंग के जैसा यूज़ करें। रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, और ये हमारा इंग्लिश का लिटरेचर भी रिफ्लेक्ट करने लगा हमारे कल्चर को, हमारे डाइवर्सिटी को, हमारा जो कॉम्प्लेक्स सा नेचर है उन सभी को रिफ्लेक्ट करने लगा है। नोटेबल ऑथर्स, इंडियन राइटर में सबसे नोटेबल राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल लॉरेट, नोबेल प्राइज़ मिला है इनको 1913 में। सभी को ये याद रखेंगे, इन्हीं को सिर्फ नोबेल प्राइज़ मिला है। अभी तक हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं लिटरेचर में कि और किसी को मिले। उसके बाद R.K. नारायण जो हम लोग अभी पढ़े, मुल्कराज आनंद, सलमान रुश्दी, इनको बुकर प्राइज़ मिला, ये इंग्लैंड शिफ्ट कर चुके हैं। अरुंधति राय, इनको भी बुकर विनर है। और अमिताभ घोष है, विक्रम सेठ है, किरण देसाई हैं, इनको भी बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये प्राइज़ का ना एक लिस्ट बना करके आप सभी को हम एक दिन लिस्ट बना करके जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनका लिस्ट बना के देंगे। आप जहाँ भी हैं वहाँ आप उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखेंगे। ये एक चार्ट बना लेंगे जिसको आपको बस देखते रहना है और उतने से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। बहुत ज़्यादा यानी बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, उससे 1-2 क्वेश्चन रहेगा और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है थीम्स क्या होते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस के साथ आप जोड़ देंगे पार्टीशन थीम भी है। पार्टीशन थीम इसके बाद जैसे ही आज़ादी होगी तो जो इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न होता है ना, उस थीम पर भी बेस्ड बहुत सारे नोवेल्स लिखे गए हैं। फिर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग्स, इस पर भी लिखे गए, अपने पहचान पर। हमारी आइडेंटिटी क्या है, कोई आदमी बोलता है भारतीय है तो उसका मतलब क्या होता है, हम भारतीय हैं या हिंदुस्तानी हैं, उसका मतलब क्या होता है, कैसे कोई पहचानता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो उस आइडेंटिटी को लेकर के दूसरे के लैंग्वेज में भी गया और वो अपना एक्सप्लोर किया है या बताया है दूसरे को। सोशल जस्टिस एंड इनइक्वालिटी, जो सामाजिक न्याय है वो भी इंग्लिश हम लोग का थीम रहता है। या सोशल इनजस्टिस है ना, सोशल इनजस्टिस का मतलब गोरे काले का भेद, कास्टिज्म के आधार पर, रीजन के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी है जो, उन सभी चीज़ों को इनलर्ज किया गया, थीम बनाया गया लिटरेचर में। अभी तो देखो दलित लिटरेचर से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो दलित लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि वो दलित का, और उसमें भी फीमेल दलित लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राइटर हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग को पढ़ना है, तो वो देखेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तब। उसके बाद कल्चर हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, जो संस्कृति है वो और जो हमारा कल्चर है वो, उसको भी वो लेकर के, थीम लेकर के वो नोवेल्स लिखी जा रही थी। हेरिटेज का मतलब दुर्गा पूजा का एग्जिस्टेंस मिलता है किसी ड्रामा या नोवेल में, तो ये हमारा हेरिटेज है, हमारा कल्चर है ना, मतलब हमारा ट्रेडिशन है। शादी के बारे में लिखा जाता है तो इंग्लिश में लिख करके दूसरे लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ मैरिज का कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, कि हमारे यहाँ वो 7 फेरे लगते हैं, हमारे यहाँ जो है वो तिलक होता है, हमारे यहाँ जो है वो जयमाल होता है। तो ये ना, और ये दूसरे लोग हमारे कल्चर को समझ सकते हैं क्योंकि अब हम लोग इंग्लिश में उसको बता रहे हैं, तो धीरे धीरे वो अपना ट्रेडिशन, और ये हमारे नोवेल्स का, हमारे लिटरेचर का थीम भी होता है। ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्निटी, ये तो हमारा है ही, हम लोग भी ग्लोबल हुए हैं, हम लोग के पास भी धीरे धीरे ऐसे राइटर्स आ रहे हैं जो साइंस फिक्शन भी लिख रहे हैं, जो मॉडर्निटी का बात में लिख रहे हैं, जो एलिट क्लास की सोसाइटी है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो फ्रेगमेंटेड लाइफ मॉडर्निटी का देन है उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, जो हमारी लाइफ में एंजाइटी है, उन सभी चीज़ों को भी हम अपना थीम बना रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रगल है, क्या हम लोग का अफेक्ट है। ये अंधा दौड़ में हम लोग बहुत दौड़े हैं, इंडिपेंडेंस के बाद एकदम एक्सट्रीम इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग इंडिया में देखा गया, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारे जीवन पर, उसकी स्टडी करते हैं, या वो हमारे लिटरेचर का थीम बना होता है। नेक्स्ट आइए इन्फ्लुएंस, हमारा इंग्लिश का लैंग्वेज किससे किससे इन्फ्लुएंस होगा। ऑब्वियस सा चीज़ है, जो इंडियन लैंग्वेज है और उससे लिटरेचर जो है उससे इन्फ्लुएंस होंगे संस्कृत, हिंदी और तमिल। तमिल अभी ना जो CBCS चला है, यहाँ तो नहीं, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटी में वहाँ सीलपत्तिकरम करके एक वर्क है, बहुत अच्छा वर्क है, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया है। अदगी नाम के एक राइटर हैं, एदगी, उन्हीं का लिखा हुआ वर्क है, तो बहुत अच्छा वर्क है, उसमें बहुत कुछ है उसमें।
तो वो वर्क हम लोग को ट्रांसलेट किया गया अंग्रेजी में और उसके बाद मिलता है। इवन तो संस्कृत के आप वर्क देखो ना तो महाभारत को ट्रांसलेट किया गया। महाभारत को के एम गांगुली वो ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद वो बड़ा पॉपुलर होता है, लोग उसको पढ़ते हैं। इसी तरह रामायण को ट्रांसलेट किया गया, रैल्फ टी.एच. ग्रिफिथ हैं वो ट्रांसलेट करते हैं। तो वो सभी ट्रांसलेशन हम लोग को समझना है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लिटरेचर पर, इंग्लिश के लिटरेचर पर या इंग्लिश के भाषाओं पर। वहाँ के लोग भी तो पढ़ेंगे हमारे लिटरेचर को जब इंग्लिश भाषा में लिखी जाए। हिंदी में रहता तो नहीं पढ़ते, लेकिन अंग्रेजी में है तो पढ़ेंगे तो वो इन्फ्लुएंस करेगा। ब्रिटिश लिटरेचर एंड कल्चर, वो ब्रिटिश का भी कल्चर उसमें इन्फ्लुएंस होता है। अब ना चेंज हुआ, हम लोग का फूड हैबिट चेंज हुआ, हम लोग का क्लोथिंग चेंज हुआ, हम लोग का रहन सहन चेंज हुआ। पहले हम लोग फूस थैच में रहते थे, वो फूस के घर में रहते थे, तो हमारा फूड हैबिट अलग था, हमारा रेसिडेंस अलग था। अभी हम लोग ना जैसे वहाँ चेंजेस हुए, बहुत अच्छा आर्किटेक्ट डेवलप हुआ और अब सीमेंट और क्या क्या बहुत सारा अच्छी चीज़ें यूज़ हो करके घर का डिज़ाइन बदला, सब चीज़ बदला, तो वो सभी हमारे कल्चर में अडॉप्ट हुआ और वो हमारे लैंग्वेज को भी इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। अच्छा, ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का मतलब हुआ जब आज़ादी मिलेगी ना, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इस दोनों में डिफर हो जाएगा। प्री इंडिपेंडेंस रहेगा तब तक लोग आज़ादी की बात करेंगे, लेकिन जब आज़ाद हो गए तब हमारे लिटरेचर में डिफरेंट जॉनराज होंगे, जो उस समय के प्रॉब्लम्स होंगे या उस समय जो प्लेजर होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा लिटरेचर में, और वो देखने को मिलता है। अच्छा, इसके साथ साथ ना ब्रिटेन के तो क्रिटिसिज्म डेवलप हो चुकी थी, यानी इंग्लिश क्रिटिसिज्म डेवलप हो रही थी। हमारे पास क्रिटिसिज्म तो था, लेकिन संस्कृत का क्रिटिसिज्म था, हमारे पास हिंदी का क्रिटिसिज्म था, हमारे पास इंग्लिश का क्रिटिसिज्म नहीं था, या इंग्लिश के समीक्षात्मक कार्य करने वाले नहीं थे। लेकिन जैसे ही इंग्लिश के लिटरेचर लिखे जाने लगे तो उसके समीक्षक भी पैदा लेंगे और उनका अपना एक व्यू भी रहेगा। यहाँ के क्रिटिक भी डेवलप होंगे ना, इंग्लिश के जो नॉवेल्स को या उनके लिटरेचर को जज कर सके, तो वो भी डेवलप हो रहा है। और ग्लोबल लिटरेचर मूवमेंट, यानी पूरी तरह से जो पूरी दुनिया को, अभी जो एज है ना ये ग्लोबल एज है, पूरी दुनिया सिमट गई है। आप देखो ना, एक यानी अगर आप खाने के लिए बैठो तो कोई चीज़ है जो इस कंट्री से आ गया है, कभी कोई चीज़ इस कंट्री से आ गया है, आपके पास मिल रहा है, तो ये क्या है, ग्लोबल होने का। तो लिटरेचर हम लोग को ग्लोबली अफेक्ट कर रहा है। इवन तो हम लोग लिटरेचर भी, ग्लोबल लिटरेचर हम लोग को इफेक्ट कर रहा है और हम लोग भी ग्लोबली इफेक्ट कर रहे हैं दूसरे लिटरेचर के या दूसरे लैंग्वेज के लोगों को। और इसके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी क्या क्या हैं, क्या क्या उसमें परेशानी है और क्या क्या संभावनाएं हैं, उसको हम लोग समझेंगे। लैंग्वेज एंड कल्चर आइडेंटिटी, ये किसी को भाषा देता है और आइडेंटिटी देता है कल्चर का। रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी, ये अलग अलग लोगों को एक जगह लाने का तरीका है। आप मान लो, देखो एक ही रूम में बैठे हैं, 5 लोग हैं, 5 डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो हम लोगों में बात होना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन 5 लोग हैं और सभी रीजनल अपना घर में एक भाषा बोलते हैं, लेकिन शहर में आके एक साथ जब बैठे हैं उनको इंग्लिश आती है, तो सभी कोई आपस में आराम से इंग्लिश में बात कर सकेंगे। दैट इज द अपॉर्चुनिटी इन इंग्लिश। यही अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश में। आप जापान चले जाओ, जापान के लोग जापानीज बोलेंगे, लेकिन जब वो आपसे बात करेंगे तो इंग्लिश में बोलेंगे, वो हिंदी में बात नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हम लोग भी जब दूसरे कंट्रीज जाते हैं ना, अलग अलग कंट्रीज गए, तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज को नहीं बल्कि इंटरनेशनल लैंग्वेज अडॉप्ट करके हम लोग इंग्लिश कर लिए और वो इंग्लिश ही बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड मार्केट फोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड और बिजनेस ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लिटरेचर को, लैंग्वेज को, भाषा को भी इन्फ्लुएंस करेगा और लिटरेचर को भी इन्फ्लुएंस करेगा, वो भी दिखता है। और ये लास्ट हमारा है, इसके अपॉर्चुनिटी है डिजिटल एज में, क्योंकि इंग्लिश में सारा कुछ आपको देखो मिलेगा। लैपटॉप आप कहेंगे कि सर हिंदी में चलाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, अंग्रेजी में चलाना आसान है, क्योंकि वो देखो मुश्किल तो नहीं है, हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये है ना कि वो पहले से एक ट्रेंड चला है, उसके लिए आपको पूरा सिस्टम उसका बदलना होगा। तो चला हुआ है और वो हम लोग को ईजी और कन्वीनियंट लगने लगा है। अब इंग्लिश में ही कर रहे हैं, सबको इंग्लिश में। अब वहाँ माई फोल्डर को आप हिंदी करते रहेंगे कि माई फोल्डर का क्या मतलब होगा, तो बहुत परेशानी होगी ना। तो इसी चीज़ को हम लोग डिजिटल एज कहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है एक तरह से, कहिए डिजिटल एज का हम लोग हिस्सा बनेंगे, अगर वो जानेंगे तब, अंग्रेजी जान रहे हैं तब, और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है नई चीज़ सीखने का। अच्छा, अब इंग्लिश डेवलप हुआ, तो इंग्लिश डेवलप होने के साथ साथ
बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलने शुरू हो गए। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू तो पहले हुआ, लेकिन बाद में इंग्लिश में भी मिलने लगा। पहले कहा जाता था सिर्फ इंडियन भाषाओं को मिलेगा, वो सारा चीज़ हम डिटेल आपको कराएंगे। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है इस भाषा में। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन, ICCR जिसको कहते हैं, वो इंस्टीट्यूशन है इसके लिए। कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़, ये भी एक प्राइज़ है जो कॉमनवेल्थ, जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनके लिए। बुकर प्राइज़ ये भी चलता है, ये भी पूरे कॉमनवेल्थ के लिए है। और पद्म अवार्ड जो इंडियन गवर्नमेंट ऑनर कर दी है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह का बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट भी, इवन दो स्टेट भी देती है। हमारे बिहार में भी बहुत सारे अवार्ड्स है इस तरह का मिलता है, बिहार केसरी का अवार्ड है और ये है, तो वो भी लिटरेचर के लोगों को मिलता है। तो ये हमारा पार्ट 6, होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक चीज़ें कम से कम है क्या, सिलेबस क्या है वो तो समझ लें। अगर आप सिलेबस समझ लिए तो निश्चित ही सिलेबस के बाद की चीज़ें, जैसे जैसे इसको और हम डिटेल में जाएंगे, इन डेप्थ जाएंगे, वैसे वैसे आपकी समझ और बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा कि जो अच्छा ये जो यूनिट है ना, ये सभी फ्रेमवर्क है। अगर आप बेसिक चीज़ें समझ लिए तो धीरे धीरे इस पर आप बिल्डिंग बनाएंगे। ये नींव है, सही में कहिए तो जो फाउंडेशन है वो ये है। फाउंडेशन अगर ठीक हो गया, मजबूत फाउंडेशन बना लिए, तो इसके ऊपर आप कितनी भी लंबी चौड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये हम फाउंडेशन ही करा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सिलेबस में है क्या, कैसे समझेंगे, किस प्रोस्पेक्टिव तक समझना है और कहाँ किस एक्सटेंट तक जाना है। वैसे तो हम लोग को बहुत सी चीज़ें इसमें करनी होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करेंगे। फॉर टुडे आई थिंक इट्स इनफ। और हम लोग ये 6th यूनिट और पार्ट 6 वीडियो कंप्लीट किए हैं। कल हम लोग कल्चरल स्टडी करेंगे पार्ट 7 और यूनिट 7। अगर जिन लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ आप देख लो। पहले के वीडियोस देखोगे, ड्रामास का, पोइट्री का और दूसरे जितने भी वीडियोस हैं, फिक्शन का, नॉन फिक्शन का, उससे आपको एक आइडिया होगा। तब आप बहुत आसानी से नेट के एग्ज़ाम में जाओगे, देने अपेयर करोगे तो पता चलेगा अच्छा ये सब सिलेबस में था, हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे और कोप अप कर लेंगे, हम लोग सीख लेंगे। फॉर टुडे इट्स इनफ। थैंक यू फ्रेंड्स।